नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। ब्रिटेन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य में बढ़ते तनाव के बीच दुनिया की नजर सिर्फ तेल के टैंकरों पर नहीं बल्कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर भी टिक गई है। सवाल बड़ा है, और क्या ईरान अब परमाणु हथियार बनाने की दिशा में आगे बढ़ सकता है, ये समझा जाए। अमेरिका और इजरायल को लंबे समय से आशंका रही है कि तेहरान अपने परमाणु विकल्प खुले रखना चाहता है। वहीं खाड़ी देशों, खासकर सऊदी अरब की चिंता ये है कि अगर ईरान परमाणु शक्ति बना तो पूरे मध्य पूर्व का रणनीतिक संतुलन बदल सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के पास 60% तक संवर्धित यूरेनियम का बड़ा भंडार मौजूद है, और यह स्तर सामान्य परमाणु ऊर्जा जरूरतों से कहीं ज्यादा है, और इसी वजह से अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां इसे लेकर सतर्क हैं। हालांकि परमाणु बम बनाने के लिए सिर्फ संवर्धित यूरेनियम काफी नहीं होता। इसके लिए उन्नत तकनीक, विशेष उपकरण और जटिल हथियार प्रणाली की जरूरत होती है। अमेरिकी और इजरायली हमलों से ईरान के कुछ परमाणु ढांचों को नुकसान पहुंचा हो सकता है, लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि वैज्ञानिक विशेषज्ञता को पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ ईरान ने यह भी संकेत दिया है कि वो हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों की आवाजाही को प्रभावित करने की क्षमता रखता है, और यही वजह है कि परमाणु संकट और ऊर्जा सुरक्षा दोनों मुद्दे एक दूसरे से जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो क्या ईरान जिस तरह से परमाणु बम बनाने की तैयारी कर रहा है उस पर आगे बढ़ेगा, ये देखना होगा। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, ईरान पर ट्रंप का बड़ा दावा। ये बड़ी खबर आ रही है, ईरान पर ट्रंप का बड़ा दावा। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबसे बड़े हमले की तैयारी थी। ईरान ने कहा, प्लीज हमला मत कीजिए, मैं डील करना चाहता हूं, लोगों को मारना नहीं। ट्रंप ने ये कहा है। तो ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं हो सकता। तो देखिए जिस तरह से ट्रंप का ये बयान सामने आया है, और ऐसे में ईरान को एक बार फिर से कहीं ना कहीं लाचार बताते हुए ट्रंप नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। I'd rather make a deal because I don't want to kill people. I do not want to kill people. But at some point we were set for the biggest attack of any attack, and we've hit them very hard for the last few months. But we were all set for the biggest attack since World War II. And they called me and they said, please don't do it, let's talk. And then they said, we never said that. You know what? The fake news knows they did say that, but we are talking, let's see what happens. But they respect us. They respect us. It's been 47 years, but really it's been 50 years because they've been saying 47 for 3 years. It's been 50 years. And no other president has done what you should have done a long time ago, because Iran cannot have a nuclear weapon. Can't have it. और वहीं ईरान की खाड़ी देशों को सीधी चेतावनी। ईरान की खाड़ी देशों को सीधी चेतावनी। यूएस का नया हमला हुआ तो जवाब पूरे खाड़ी क्षेत्र में मिलेगा। ऊर्जा ठिकानों और अमेरिकी संपत्तियों को निशाना बनाने की चेतावनी। अरागची ने सऊदी, कतर और तुर्की से ट्रंप पर दबाव डालने को कहा है। तो सैन्य कार्रवाई नहीं, कूटनीति अपनाइए, ये ईरान की तरफ से बात कही जा रही है। जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार, लेकिन बातचीत को प्राथमिकता दी जाएगी। तो ईरान की तरफ से भी बात सामने आ चुकी है कि यहाँ पर जवाबदेही तो होगी ही, जवाब भी दिया जाएगा, लेकिन बातचीत को प्राथमिकता हम दे रहे हैं। अरागची ने सऊदी, कतर और तुर्की से ट्रंप पर दबाव डालने को कहा है। ईरान की खाड़ी देशों को सीधी चेतावनी है कि खाड़ी देश सहयोग करे ईरान का, दबाव डाले ट्रंप पर, और उसके बाद ये बातचीत आगे बढ़ सकती है। तो देखिए ईरान की खाड़ी देशों को ये सीधी चेतावनी है, और यूएस का नया हमला हुआ तो जवाब पूरे खाड़ी क्षेत्र को मिलेगा। एक तरह से धमकी है ईरान की तरफ से। तो क्या कुछ ईरान के दिमाग में चल रहा है, और अब इसमें खाड़ी देश किस तरह से इन्वॉल्व हो रहे हैं, ये तमाम ऐसे पहलू हैं जिनको लेकर अब कहीं ना कहीं ये चर्चा जरूर बनती है कि आखिर अब भविष्य क्या है। और इसी को लेकर हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल जुड़ चुका है। डॉक्टर अजिताभ सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, विदेश मामलों के जानकार। मनोज कुमार जी जुड़े हैं, भू राजनीतिक विश्लेषक। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि हालात जो हैं वो अब थोड़े चिंताजनक बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ईरान की रणनीति भी अजिताभ सर बदलती हुई दिखाई दे रही है। सीधे तौर पर खाड़ी देशों को ये कह दिया है कि अगर ट्रंप पर दबाव नहीं डाला तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहिए। आखिर ईरान किस तरह की स्ट्रैटेजी, रणनीति पर काम करना चाह रहा है, और क्या उसे लग रहा है कि वो खाड़ी देशों पर हमला कर सकता है, इसका कितना प्रभाव आने वाले समय पर पड़ेगा?
जी, गीतू जी, देखिए आपने बहुत अच्छा पूछा। ईरान की जो डिलेड की टैक्टिक्स लग रही है मुझे, क्योंकि वो एक तरफ बातचीत तो कर रहा है ओमान से और कह भी रहा है कि, लेकिन दूसरी तरफ वो अपनी शर्तों पे बातें करना चाह रहा है। इससे मुझे लगता है ईरान एग्रीमेंट की ओर ज्यादा मुखातिब ना होके वो एक डीले डेलिंग टैक्टिक्स कर रहा है और प्रेशर बनाने की कोशिश लगातार खाड़ी देशों पे भी कर रहा है और खाड़ी देश के थ्रू अमेरिका पे भी कर रहा है, क्योंकि उसको पता है कि इवन इफ ईरान और ओमान का जो एग्रीमेंट हो जाता है हॉर्मुज को रीओपन करने के लिए, लेकिन जब तक अमेरिका अपनी नाकाबंदी नहीं हटाएगा ईरान अपने एक्सपोर्ट तो नहीं कर सकता। तो अमेरिका को ईरान के पोर्ट से नाकाबंदी हटाना जरूरी है ईरान के लिए, तभी ये एग्रीमेंट सफल होगा। दूसरी तरफ वो इतनी जल्दी ईरान नहीं चाहेगा, क्योंकि उसको प्रेशर बना के रखना है। इसीलिए एक तरफ उसने बाब अल मंदेब में भी अपनी हूती को थोड़ा सा एक्टिवेट कर दिया, दूसरी तरफ यहां भी प्रेशर करा। मुझे लगता है अब इसका नेक्स्ट स्टेप होगा कि जो एमओयू में जो शर्तें हैं या जो भी चीजें मानी गई हैं, अमेरिका उसको भी इंप्लीमेंट करे। तो रीओपन करने से पहले हॉर्मुज को ये चाहेगा कि अमेरिका एमओयू की शर्तें माने, ईरान को हॉर्मुज पे भी अधिकार दे। मुझे नहीं लगता कि अमेरिका इतनी आसानी से तैयार होगा, इसीलिए ईरान को अब अमेरिका के अटैक का भी खतरा लग रहा है। जी बिल्कुल। और हमारे साथ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी भी जुड़ गए हैं। देवनाथ सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली पर। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ईरान जो है एक तरह से अब एक नई रणनीति के तहत काम करना चाहता है। वो सोच रहा है कि यहाँ पर खाड़ी देशों को एक तरह से सलाह दी जाए, चेतावनी दी जाए, जिससे कि ट्रंप पर प्रेशर क्रिएट किया जा सके। वहीं ट्रंप दूसरी तरफ ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ईरान हमसे गिड़गिड़ा रहा है, हमें कह रहा है कि ठीक है बातचीत के लिए तैयार है और उसकी नियत नहीं है किसी तरह से लड़ाई हो। और ऐसे में ट्रंप ये साफ कर देते हैं कि देखिए परमाणु हथियार तो नहीं बनने देंगे, जिसके लिए ईरान का रिएक्शन क्या होगा ये सभी जानते हैं। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि वाकई ईरान ने इस तरह से अपनी मजबूरियां ट्रंप के सामने दिखाई होंगी? हो ये रहा है कि उभय पक्ष झुकने के लिए तैयार नहीं है। जब ईरान खाड़ी देशों को कहता है या कोई वार्निंग देता है, तो यह अंदेशा तो खाड़ी देशों को शुरुआती दिनों से ही रहा है। ईरान ने भी इस युद्ध के चालू होने के बहुत पहले, पिछले साल सितंबर के महीने में, फिर पिछले साल दिसंबर के महीने में ही ईरान ने खाड़ी देशों को ये चेतावनी दे दी थी कि अगर वो अमेरिका के साथ इस तरह से अमेरिका को मदद करेंगे कि अमेरिका खाड़ी देशों की जमीन, खाड़ी देशों के पानी, खाड़ी देशों के हवा का इस्तेमाल करके ईरान पर हमला करे, तो फिर ईरान खाड़ी देशों पर हमला करने के लिए बाध्य हो जाएगा। जहां तक अरागची का खाड़ी देशों के साथ, तुर्की, मिस्र, इन देशों के साथ मिलकर अमेरिका के ऊपर दबाव डालने की बात है, वह दबाव कूटनीतिक दबाव कम और ऑयल पॉलिसी से वह दबाव ज्यादा जा रहा है। ईरान ने जिस तरह से स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को बंद किया है, तो उससे दुनिया भर के जो देशों में जो कच्चा तेल की कमी हो रही है, गैस की कमी हो रही है, उसकी वजह से दुनिया भर के देश अमेरिका पर दबाव डाल रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इस युद्ध को खत्म किया जाए, कम से कम अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को खुलवाए। तो होता क्या है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को अमेरिका अभी तक खुलवा नहीं पा रहा है। बाब अल मंदेब की बात कर रहे हैं, अमेरिका को तो ये धमकी अब ईरान खुले आम पिछले जब से युद्ध चालू हुआ है, बाब अल मंदेब को बंद करने की बात तो ईरान 3 महीने पहले, 2 महीने पहले, 1 महीने पहले, 15 दिन पहले भी कह चुका है। और इसके बावजूद हम देखते हैं कि अमेरिका की मजबूरी, खासतौर से अमेरिकन नेवी की मजबूरी देखिए कि वहां पर अभी भी हूती जो है बाब अल मंदेब में क्लियरली और सक्सेसफुली दूसरे देशों के जहाजों को इंटरडिक्ट कर रहे हैं। तो ये दिखाता है कि अमेरिका की नेवी को हम जितना शक्तिशाली या इफेक्टिव मानते हैं, उतना इफेक्टिव वो वहां पर है नहीं। एक भारतीय जहाज को भी नुकसान पहुंचा है, वो डूब भी गया है। इसके बारे में अभी इंक्वायरी भी चल रही है, भारत सरकार ने जवाब तलब किया है।
सारे इंडिकेशन से इंक्वायरी के बाद अभी तक ये आ रहे हैं कि शायद जो भारतीय शिप बाब अल मंदेब से गुजर रहा था उसकी जानकारी हमारी एम्बेसी ने यमन के जो सरकार है, हुतियों की जो विद्रोही सरकार है, उसको नहीं दी थी। तो जो शिप डूबा है, अगर उसकी अग्रिम जानकारी उनको दे दी जाती तो शायद ये दुर्घटना नहीं होती। दिखा ये रहा है कि वहां पर हुती बाब अल मंदेब को अब प्राय प्राय काफी हद तक कंट्रोल करने लगे हैं। दुनिया के दूसरे देशों के सभी जहाजों को जाने देते हैं, भारत के जहाजों को भी जाने देते हैं अगर पहले से उनको इसकी जानकारी दी गई होती। लेकिन कोई मिसकम्युनिकेशन हो गया, ब्रेक ऑफ कम्युनिकेशन हो गया। मैंने भी इस जहाज के डूबने के वीडियोस को कई बार देखा अलग अलग एंगल से। उस जहाज भारतीय जहाज है, लेकिन सरप्राइजिंगली उसमें भारत का झंडा नहीं लगा। भारतीय जहाज है लेकिन सरप्राइजिंग उसमें भारत का झंडा दिखाई नहीं दे रहा है। तो कुछ कंफ्यूजन हो गया। जी। तो कहने की बात यह है कि ईरान हुती यमन में पूरी तरह से सक्सेसफुल दिखाई दे रहे हैं कि वो बाब अल मंडेब को भी अपने काबू में भविष्य में भी रख सकते हैं अगर वो चाहें। तो अमेरिका को समझ जाना चाहिए कि इतना आसान नहीं है लाल सागर पे और भी कंट्रोल रखना। उनको बातचीत करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। इससे दिक्कत किसको हो रही है? देखिए, अमेरिका के तो वहां से जहाज जा रहे हैं। जी। बाकी दुनिया की शिपिंग को, जैसे भारत को भी तो दिक्कत हुई। बिल्कुल। तो पूरी दुनिया को दिक्कत हो रही है क्योंकि अमेरिका अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। जी। और शायद अमेरिका यही चाहता है। मनोज जी, ऐसा लगता है कि अमेरिका की रणनीति अब बन चुकी है कि अनस्टेबल रहे, ये जो विश्व है उसमें उसे जो फायदा होना है वो हो जाए, अमेरिका जो चाह रहा है उसे मिल जाए, लेकिन जो बाकी देश हैं वो कहीं ना कहीं प्रभावित रहे। और जिस तरह से भारत की हम बात करते हैं, भारत जिस तरह से तेज गति से आगे बढ़ रहा है, शायद ये अमेरिका को भी मंजूर नहीं है। तो ऐसे में एक तरह से हमें लग रहा है कि एक रणनीति के तहत तो कहीं ट्रंप काम नहीं कर रहे हैं कि ये जो अनस्टेबिलिटी है, ये जो संघर्ष है वो बना रहे और ऐसे ही चलता रहे। और ऐसा लग रहा है कि हम लोगों ने देखा कि नॉर्मली इस इस सिचुएशन में जो है सिर्फ ट्रम्प और उनके फैमिली को ही फायदा हो रहा है। जिस तरह से हम लोगों ने देखा है कि जब जब फ्राइडे आता है तब वो एक डिफरेंट स्टेटमेंट दे देते हैं और मंडे के आसपास में एक डिफरेंट स्टेटमेंट दे देते हैं। और जो भी लोग स्टॉक मार्केट में इन्वॉल्व रहते हैं, खास उनके लोग, वो उनको पता चल जाता है और उनको फायदा हो जाता है। अब तक तो ऐसा ही लग रहा है कि वो अमेरिका को तो फायदा नहीं हो रहा, जिस तरह से उसका एक वर्चस्व था वर्ल्ड पे और जिस तरह से एक साख था। और डोनाल्ड ट्रंप का, अमेरिका के राष्ट्रपति का एक स्टेटमेंट का जी। एक वर्ल्ड का भी बहुत ज़्यादा वैल्यू होता था। लेकिन जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने सेकेंड टेन्योर में जिस तरह से उनका एक स्टेटमेंट का जो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट और बार बार बदलने की बात आ रही है सामने में, इससे यही लग रहा है कि भले ही ट्रंप को एक इकोनॉमिकली फ़ायदा हो गया हो, लेकिन एक अमेरिका का साख जो है ज़रूर गिरा है। और हम लोगों ने देखा कि इस युद्ध के शुरुआत के समय में भी जो आर्म फोर्सेस थे सीनियर लेवल पे उनको भी जो है हटाया गया है। और इसीलिए वो हटाया गया क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप का बात नहीं मानते थे और उनको जो मिलिट्री में थे उनको लगता था कि ये तो युद्ध अमेरिका किसी भी हालत में जीत ही नहीं सकता है। जिस तरह से स्ट्रेटजिक लोकेशन है ईरान का और जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप का जो एटीट्यूड रहा है, इसे आधार पे हम लोग ये कह सकते हैं कि जिस तरह से एक डिप्लोमेटिक रिलेशन जो ईरान ने बनाया है इस वार के बाद भी हम लोग देख रहे हैं कि मिडिल ईस्ट कंट्रीज में, सऊदी अरब में, बहरीन में, ये सब कंट्री, इराक में, इसमें ईरान द्वारा जो है अमेरिकन बेस पे हमला भी किया जा रहा है। लेकिन ईरान का ये भी सेकेंड अप्रोच रहा है बैक चैनल से कि वहाँ के जो किंग हैं, चाहे वहाँ के लोगों से किसी न किसी रूप में वो सब बात करते आए हैं। वहीं अगर हम ट्रंप की अगर बात करें तो जो एक मोनोलॉग उनका एक एटीट्यूड रहा है, सिर्फ सोचता है कि अमेरिका द ग्रेट, और जो उनका एक सपोर्टर है मागा, उनको खुश करने के लिए वो कोई भी कंट्री से वार्ता नहीं कर रहे हैं। जिस तरह से हम लोगों ने देखा नाटो कंट्री जी। भी जो है युद्ध में सपोर्ट नहीं किया, यूरोपियन यूनियन जो है सपोर्ट नहीं किया है। तो ऐसा लग रहा है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका अगर EU जी।
चाहे नाटो से अगर वार्ता किया होता तो एक डिफरेंट स्ट्रेटजी के तहत जो इस वार का हम लोग जो है परिणाम देखते हैं। बिल्कुल, लेकिन ट्रंप कुछ और ही रणनीति के तहत काम कर रहे हैं ऐसा लग रहा है। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, दक्षिणी लेबनान में इजरायली एयर स्ट्राइक। ये बड़ी खबर आ रही है, बुर्ज अल शमाली इलाके में बड़ा हमला हुआ है, कम से कम 4 लोगों की मौत की खबर है। दक्षिणी लेबनान में इजरायली एयर स्ट्राइक की गई है और इसमें बताया जा रहा है कि कम से कम 4 लोगों की जान इसमें गई है। बुर्ज अल शमाली इलाके में ये बड़ा हमला किया गया है। तो इजरायली एयर स्ट्राइक हुई है और ऐसे में बुर्ज अल शमाली इलाके को निशाना बनाया गया है। यहाँ पर अजिताभ सर, ये जो लगातार एयर स्ट्राइक की जा रही है इजरायल की तरफ से, यहाँ का भी कुछ मैटर सुलझता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। यानी कि बार बार बात होती है शांति वार्ता की, ट्रंप भी थोड़ा प्रेशराइज करते हैं इजरायल को, लेकिन इजरायल की अपनी नीति है, उसे जो करना है वो कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, इजरायल तो देखिए मानने से रहा। इजरायल दोनों फ्रंट पे, चाहे वो लेबनान का फ्रंट हो या गजा का फ्रंट हो, इनफैक्ट गजा और वेस्ट बैंक दोनों कह लीजिए, पैलेस्टाइन का फ्रंट हो, इजरायल तो और ज्यादा एग्रेसिव हो गया है जब से अमेरिका के राष्ट्रपति ने अनाउंस किया कि गजा में एक शांति समझौता हुआ है हमास के साथ। लेकिन उसके बाद इजरायल और अपना ज्यादा एग्रेसिव होके अटैक कर रहा है और अब उसने गजा से लेके वेस्ट बैंक तक में अटैक कर रहा है, पैलेस्टाइन के एरिया में। दूसरी तरफ जो लेबनान है वहां पे भी अटैक उसने बढ़ा दिया है, जबकि अभी 7वें दौर की बातचीत इटली के रोम में इजरायल और लेबनान के बीच डायरेक्ट चल रही है, अमेरिका के ऑफ कोर्स मध्यस्थता में, लेकिन उसका भी कोई असर नहीं दिख रहा है। और इजरायल चाहता है कि अपना दबदबा वो बना के रखे, क्योंकि इलेक्शन का जो अभी अक्टूबर में वहां होने वाला है उसमें प्रधानमंत्री नेतन्याहू की स्थिति कमजोर है। वो चाहते हैं कि जितना ज्यादा से ज्यादा एरिया को ऑक्यूपाई रखें दोनों लेबनान में और हमास में। शायद इजरायल की जनता उससे ज्यादा खुश होगी, क्योंकि इजरायल का पब्लिक ओपिनियन वॉर के फेवर में है। इजरायली लोग चाहते हैं कि इजरायल का दबदबा बना रहे और जो भी प्रॉक्सीज हैं ईरान के, चाहे वो हमास हो चाहे हिजबुल्लाह हो, उसको कंट्रोल किया जाए। दूसरी तरफ आप देखिए, अमेरिका का तो कमाई है बल्ले बल्ले हो उसके हो रहे हैं। 23% अभी लेटेस्ट जो आई है अप्रैल जून क्वार्टर की रिपोर्ट, उसमें कहा जा रहा है कि दुनिया के जो 6 बड़े ऑयल कंपनीज हैं उनकी कमाई एवरेज 23% बढ़ी है, जबकि अमेरिका के अंदर देखिए लगभग 40% गैसोलीन की प्राइस जो है युद्ध के समय से अभी तक इंक्रीज हुई है। दैट मीन्स कि अमेरिका के बड़े बड़े कंपनी $26.5 अरब कमाए हैं। एक्सन मोबिल और सेवरन दोनों कंपनी मिलके $26.5 अरब की कमाई की है पिछले क्वार्टर 2 में। और अमेरिका की पब्लिक कह लीजिए, उनकी प्राइस बढ़ी है, उनके इन्फ्लेशन बढ़े हैं, महंगाई बढ़ी है, एयर फेयर बढ़ा है। वॉर का कॉस्ट एक तरह से अमेरिका की पब्लिक दे रही है, और अमेरिका के जो खास करके 2 बड़े ऑयल कंपनी हैं वो इतनी ज्यादा कमाई कर रहे हैं। ऑब्वियसली उसके पीछे ट्रंप की कमाई है, ट्रंप का सपोर्ट है, क्योंकि वो ट्रंप को इलेक्शन में सपोर्ट करते हैं, फंड करते हैं ये कंपनीज। इसलिए राष्ट्रपति ट्रंप तो मुझे नहीं लगता कि वो वॉर को रोकने की भी कोई कोशिश करेंगे। ये डिले करने की टैक्टिक्स मुझे लगता है राष्ट्रपति ट्रंप की भी है। बिल्कुल। और ऐसे में देवनाथ सर, यहाँ पर ये भी समझना होगा कि डिले हो रहा है युद्ध, इसके साथ साथ कुछ ऐसी बाइट्स भी सामने आती है, कुछ ऐसे बयान भी सामने आते हैं ट्रंप की तरफ से, जिसमें ये देखने को मिलता है कि यहाँ पर ईरान मजबूर है और एक अच्छी रणनीति के तहत आगे बातचीत हो सकती है, या ईरान अगर दबता हुआ नजर आ रहा है तो कहीं ना कहीं युद्ध खत्म हो सकता है। और ये होता है कह सकते हैं कि या तो अंत में हफ्ते के या फिर शुरुआती दौर में, जिससे कि एक तरह से मार्केट को बहुत अच्छा खासा उछाल मिलता है। तो यहाँ पर ट्रंप जब चाहते हैं फायदा कमा लेते हैं इंटरनेशनल मार्केट में और उसके बाद दूसरे तरीके के बयान दे देते हैं। हाँ गीतू जी, ट्रंप तो बिजनेसमैन है, उनको मालूम है कि हर चीज का किस तरह से फायदा उठाया जाए, युद्ध का भी किस तरह से फायदा उठाया जाए। जो सही बिजनेसमैन वो है जो कि युद्ध ना सिर्फ युद्ध जीतते वक्त फायदा उठाता है, वरन युद्ध हारते वक्त भी फायदा उठा सकते हैं जी। अभी आप ट्रंप की मास्टर स्ट्रेटेजी देख लीजिए। हम हमास में उनकी रियल एस्टेट डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे थे। यूक्रेन क्लासिक एग्जाम्पल है, जहां पे यूक्रेन लगातार रूस के हमलों से त्राही त्राही कर रहा है, लेकिन अमेरिका को और ट्रंप के मित्रों को फायदा कितना हुआ है यूक्रेन में देख लीजिए। यूक्रेन के जितने माइंस हैं, खासतौर से रेयर अर्थ मिनरल्स के माइंस हैं,
वो सब लॉन्ग टर्म लीज एग्रीमेंट पर यूक्रेन बाध्य हो रहा है अमेरिकन कंपनीज को देने के लिए। 99 इयर्स का लीज यूक्रेन बाध्य हो रहा है साइन करने के लिए कि यूक्रेन के जो ऑयल एंड गैस का मैनेजमेंट है भविष्य में अमेरिकन कंपनीज करेंगी। इसके बाद ही अमेरिका यूक्रेन को नेटो देशों के माध्यम से हथियार सप्लाई करता है। और तो और अब अमेरिकन जो हॉकिश कैपिटलिस्ट एग्रीकल्चरिस्ट हैं उनकी नजर यूक्रेन के वास्ट एग्रीकल्चरल एरियाज पर है। यूक्रेन जो है दुनिया की ग्रेनरी माना जाता है क्योंकि दुनिया के गेहूं का बहुत बड़ा हिस्सा और बेहतरीन गेहूं यूक्रेन में पैदा होता है। और सोवियत रशिया के टाइम से ही यूक्रेन में जो भूमि का संकलन किया गया था तो जो फार्म्स हैं बहुत बड़े बड़े हैं जी। एक एक फार्म का साइज जो है वो 500 एकड़, 1000 एकड़, 2000 एकड़, 5000 एकड़ का एक एक फार्म होता है। अब अमेरिकन एग्रीकल्चरिस्ट जो हैं इन फार्म्स को 20 साल 50 साल के लिए किराए पर ले रहे हैं। यानी प्रैक्टिकली वहां पर किराए पर लेकर मालिक ही बन जाएंगे जी। तो युद्ध में इस तरह से फायदा उठाना है और अपने सहयोगियों को बहुत बड़ा प्रॉफिट दिलवाना है भविष्य में। डोनाल्ड ट्रंप जानते हैं यूक्रेन में हो रहा है। अब ईरान का भी मैं बता दूं जी। जिस दिन ये ईरान का युद्ध खत्म हुआ ईरान का रिकंस्ट्रक्शन चालू होगा आप देखेंगे कि गाहे बहे इधर उधर से छद्म वेश में अमेरिकन कंपनीज ईरान के रिकंस्ट्रक्शन में घुस जाएंगी। पैसा कहां से आएगा? पैसा पेट्रो डॉलर्स दिया जाएगा गल्फ कंट्रीज के द्वारा या ईरान का जो छीना हुआ पैसा है फ्रोजन एसेट है वहां से पैसा रिलीज होगा। काम कौन करेंगी? ईरान के अंदर जी। जो इंफ्रास्ट्रक्चर को रिपेयर करने का अमेरिकन बिल्कुल, यानी कंपनीज। पूरी सोची समझी रणनीति है ये अमेरिका की। माफ कीजिएगा सर, बीच में रोक रही हूँ, एक बड़ी खबर आ रही है। अब्दुल अल सईद पर ट्रंप का तीखा हमला। अब्दुल अल सईद पर ट्रंप का तीखा हमला। इजरायल और यहूदी लोगों से नफरत करते हैं। ट्रंप ने चुनावी सभा में लगाए गंभीर आरोप। उनके दिल में आग जलती है तो ट्रंप यहाँ पर भड़काऊ बयान भी देते नजर आ रहे हैं। इजरायल और यहूदी लोगों से नफरत करते हैं, क्या कुछ कहा है ट्रंप ने, सुनाते हैं आपको। He doesn't love Israel. He doesn't love Jewish people. He hates them. He hates them with a passion that burns in his heart, and there's not a frickin' thing he can do about it. There's not a thing he can do about it because he hates them. And the polls were wrong again last night when they thought it would be a landslide victory for a hater of Jews and a hater of Israel. This guy hates Jews. Somebody said, oh, that's a little strong. No, he hates Jews and he hates Israel. Abdul El Sayed. Can you believe this? This could only happen to me. Abdul El Sayed, lovely gentleman. He's a man of hate. And now he's going around saying, no, I love everybody. He doesn't love everybody. Put him in office. You're going to find out what he loves. तो देखिए यहाँ पर नफरत का जिक्र कर रहे हैं किस तरह से इजराइल और यहाँ पर जिस तरह से जिक्र इन्होंने किया है ये समझा जा सकता है कि यहूदी लोगों से क्या नफरत होती है और शायद ये वजह जिसके चलते शांति बनती हुई दिखाई नहीं देती है। जिताब सर, यहाँ पर जो ट्रंप है बीच बीच में ऐसे बयान दे देते हैं जिन्हें भड़काऊ कहा जा सकता है और साथ ही साथ ये उकसाने वाले बयान ज्यादा होते हैं। बिल्कुल, देखिए ये रिएक्शन बेसिकली राष्ट्रपति ट्रंप ने इसलिए दिया है कि मिशिगन प्रांत जो अमेरिका का है वहां उनके विपक्षी पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी के कैंडिडेट जो हैं वो सीनेट के प्राइमरी इलेक्शन में जीत गए हैं, अब्दुल अल सैयद। और इसमें इजराइल की जो लॉबी है आईपैक, अमेरिका इजराइल जो लॉबी प्रो इजराइल लॉबी है, उसने $60 मिलियन खर्च किया था इस इलेक्शन में अब्दुल अल सैयद को हराने के लिए, मींस कि ट्रंप को सपोर्ट करने के लिए, उनकी रिपब्लिकन पार्टी को जिताने के लिए। तो इतने खर्च, इतनी लॉबिंग के बावजूद अमेरिका के राष्ट्रपति की पार्टी की हार वहां पे जो मिशिगन में हुई है, इससे राष्ट्रपति ट्रंप बौखलाए हुए हैं और इसीलिए उन्होंने कह रहे हैं कि वो यहूदी और इजराइल के लोगों के साथ घृणा करते हैं और इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। सच्चाई यही है कि अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप की जो लोकप्रियता है और युद्ध की नीति है वो लगातार गिरती जा रही है, क्योंकि उन्होंने अपने घोषणा पत्र में ये प्रॉमिस किया था अमेरिका के लोगों से कि एक तो इन्फ्लेशन है, महंगाई है, उस पे हम रोक लगाएंगे, अमेरिका को किसी नए युद्ध में नहीं ले जाएंगे। और हो रहा है पूरा उसका उलट। अमेरिका की जनता एक महंगाई से, इन्फ्लेशन से परेशान है,
दूसरी तरफ युद्ध पे इतना ज्यादा खर्च बढ़ गया है, उसकी वजह से अमेरिका के जनता पे निश्चित रूप से असर पड़ा है, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप बार बार क्लेम कुछ भी करते हैं, हो उसका उलट रहा है। तो राष्ट्रपति को कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है इस आने वाले मिड टर्म इलेक्शन में ऐसी जो एक्शन वो कर रहे हैं, जिस तरह से उनकी नीतियां चल रही है, निश्चित रूप से उनको इलेक्शन में झटका लग सकता है। और इसीलिए इस तरह के आरोप वो लगा रहे हैं अपनी विपक्षी पार्टियों पे, क्योंकि बार बार उनको पलट जो वो मारते हैं उससे उनकी विश्वसनीयता भी घटी है और लोकप्रियता का ह्रास सिर्फ अमेरिका के अंदर ही नहीं दुनिया में हुआ है। बिल्कुल। और ऐसे में आने वाले भविष्य में जब अमेरिका में चुनाव होंगे तो ये भी कहीं ना कहीं ट्रंप के लिए चुनौती बन सकते हैं। मनोज जी, क्या माना जाए, कितनी चुनौतियां और कितने चैलेंजेस यहाँ पर ट्रंप को आने वाले चुनाव में देखने पड़ सकते हैं? अब ऐसा लग रहा है कि ट्रम्प जी जो है चारों ओर से घिरे हुए हैं, और जो भी उन्होंने इतना स्प्रेड भी वो इश्यूज को कर दिया है कि उनके कंट्रोल के बाहर लग रहा है। जिस तरह से हम लोगों ने देखा कि जैसे ग्रीनलैंड के बारे में बोला कि हम वो कैप्चर कर लेंगे, जैसे ईरान के साथ युद्ध हो ही रहा है, वेनेजुएला के साथ भी उन्होंने क्या ट्रीटमेंट किया। तो अचीवमेंट के नाम पे ट्रम्प का भी जीरो है। वो अमेरिकन लोगों में जो पॉपुलैरिटी उनका था वो भी घट रहा है, इसको लेकर के एक डेस्परेशन में है। और जिस तरह से हम देख रहे हैं उनका जो स्टेटमेंट सभी लीडर्स के खिलाफ हो रहा है, चाहे वो डेमोक्रेट हो, चाहे ईरानियन भी हम लोग देख रहे हैं, चाहे इजराइल के भी नेतन्याहू पे भी उन्होंने वो रिसेंट डेज में स्टेटमेंट दिया। तो ऐसा लग रहा है कि वो उनको जो चाहिए, एक विन, एक कॉन्फिडेंस चाहिए, वो शायद वो नहीं मिल पा रहा है। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि वो एक डेस्परेशन में है। और उनको सबसे बड़ी अगर हार होगी, अगर वो मिड टर्म में इलेक्शन हार जाते हैं तो फिर से डिफरेंट एक्शंस उनके खिलाफ भी हो सकता है। तो ऐसा लग रहा है कि बहुत ही डेस्परेशन में है। और जिस तरह से हम लोगों ने देखा कि ऑयल का जो प्राइस है वो भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, इससे भी वो प्रेशर में है। और कल उनका एक स्टेटमेंट आया था कि ऑयल कंपनीज को जो है ज़्यादा फायदा नहीं उठाना चाहिए और इस वार के दौरान, क्योंकि ऑयल कंपनी बहुत पैसा कमा चुका है। वो इनका एक स्टेटमेंट आया था रिसेंट डेज में। तो उनको ये लगता है कि जो भी प्रॉब्लम अमेरिकन लोग वो फेस कर रहे हैं इस युद्ध के कारण, अमेरिका और ईरान के युद्ध के कारण, वो कम से कम इफेक्ट पड़े और जो मांगा उनका सपोर्टर है उनको इसी तरह से सपोर्ट करते रहे। लेकिन कुछ सामने उसको ऐसा लग रहा है कि नहीं दिख पा रहा है। और जिस तरह से ईरान का एक एलिमेंट एटीट्यूड रहा है कि जो भी डील हुआ है, एमओयू हुआ है, उसी के आसपास जो है वार्ता होगी और हम आगे पीछे ही एमओयू से नहीं बढ़ाएंगे। ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ा चुनौती है कि इस वार में जो है कुछ एडवांटेज मिल रही। अभी तक डोनाल्ड ट्रंप का कुछ भी एडवांटेज ऐसा नहीं मिल पाया है कि वो कांग्रेस में या सीनेट में जाकर के वो बोल सके कि अमेरिका ईरान के साथ डील में जो है अमेरिका को एडवांटेज हुआ है। तो ये एक डेस्परेशन है डोनाल्ड ट्रंप का। और अब ये देखते हैं कि जिस तरह से वर्ल्ड इकोनॉमी को उन्होंने जो खराब किया है, अब जितने भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, वहाँ पे इकोनॉमी बहुत ही खराब होने की स्थिति में है। वहाँ पे जो शासनाध्यक्ष हैं उनको डे टू डे एक्टिविटीज़ को चलाने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। अगर जैसे श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, इंडिया में भी जो है परेशानी हो रही है कि ऑयल का प्राइसेस, हालांकि समहाउ जो है गवर्नमेंट कंट्रोल कर पाई है। तो वो स्वाभाविक है कि एक प्रेशर जो है सभी कंट्रीज के साइड से जो है अमेरिका पे बिल्कुल। पड़ रहा है। और ऐसा लगता है कि जिस तरह से अमेरिकन ब्यूरोक्रेट्स हो, स्वाभाविक है कि वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के जो शासनाध्यक्ष हैं उनसे बात करते हैं तो उनको फीडबैक जरूर मिलता यानी होगा बड़ा कि झटका जो है भविष्य में ट्रंप को लग सकता है इलेक्शंस में, ये कहा जा सकता है। एक बड़ी खबर आ रही है, ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान का बड़ा बयान सामने आया है। हमारे नेता, कमांडर और वैज्ञानिकों को क्यों मारा गया, मुझे इसका कोई तार्किक कारण समझ नहीं आता, ये पेजेश्कियान का सवाल है। तो मारे गए कई कमांडरों और वैज्ञानिकों के पास अपना घर तक नहीं था, फिर उन्हें टारगेट पर क्यों लिया गया, उन्हें क्यों मारा गया? ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ये सवाल उठा रहे हैं। क्या कुछ कहा है, सुनते हैं। تو ذهن من قوی نبود ولی دیگه همش فرو ریخته است. قدم اول اینه که به چه دلیل رهبر ما رو شهید کردن. اینا با هر نمادی که برای توانمندی و ایستایی و ابتکار و خلاقیت ماست مشکل دارن.
तो मसूद पेजेश्कियान का ये बयान सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या माना जाए यहाँ पर देवनाथ सर, क्यों मारा गया होगा, आखिर इसके पीछे की वजह क्या दिखाई दे रही है? ये अमेरिका की शह पर इजराइल की अनडिक्लेयर्ड पॉलिसी हमेशा से रही है। 1947-48 के बाद ही इजराइल ने ये तय कर लिया था कि दुनिया में अगर उसका कोई भी दुश्मन है जो कि ज्यूज के खिलाफ काम करता है या काम कर सकता है, उसको एलिमिनेट कर देना है। ये अनडिक्लेयर्ड पॉलिसी बहुत ही इफेक्टिव रही, कारगर रही। अगर हम 50, 60 और 70 की दशक में देखें तो मोसाद ने दुनिया भर में ढूंढ कर ज्यूज के एनिमीज को खत्म किया। इसी पॉलिसी को 80 और 90 की दशक में जब ईरान में आयतुल्लाह अली खमेनी की सरकार आई, इजराइल ने फॉलो किया है। 1979 से लेके अभी तक दर्जनों ईरानियन साइंटिस्ट को इजराइल ने मार डाला, यह कह के कि यह साइंटिस्ट जो हैं ईरान की न्यूक्लियर स्ट्रेटेजी के अहम हिस्से हैं। इसी तरह से ईरान के जो भी कोई कमांडर, खास तौर से IRGC का कमांडर या ईरान की जो विदेशी फौज होती है जिसे कुद्स फोर्स कहा जाता है, उसका कमांडर कहीं पे भी दुनिया में कहीं पे भी, सीरिया में खास तौर से, इराक में खास तौर से अगर मोसाद को मिला तो उसको तुरंत अमेरिका की CIA ने ढूंढकर मार डाला। तो ये इनकी एक ओपन अनडिक्लेयर्ड पॉलिसी रही है। ईरान इससे खासा नाराज है। ईरान का कहना है कि ये शायद अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों के अनुसार खरी नहीं उतरती है, जो शायद काफी हद तक सत्य भी है। आमतौर पर दुनिया में कोई भी आप दुनिया के कमांडर को या पॉलिटिकल या साइंटिस्ट को एलिमिनेट नहीं कर सकते इस तरह से। जी बिल्कुल देवनाथ सर, और ऐसे में अमेरिका के लिए जो नियम है वो उस पर खुद पर लागू नहीं होते अजिताभ जी, वो लागू होते बाकी लोगों पर, और अगर उन्हें कोई फॉलो ना करे तो फिर उसको लेकर सवाल जरूर उठते हैं। आपने सही कहा गित्तू जी। देखिए, ये तो अमेरिका की नीति जन्म जन्मांतर से रही है। उसने आज तक कोई भी युद्ध पिछले 150 साल और 250 साल अगर उठा लिया जाए, जब से अमेरिका बना है, उसने अपने लिए कोई युद्ध नहीं लड़ा है, अपने बॉर्डर पे कोई युद्ध नहीं लड़ा है, और दुनिया के 100 से ज्यादा देशों में उसने छेड़छाड़ की है, वहां तख्तापलट कोशिश की है, वहां कब्जाने की कोशिश की है, नीतियों को बदलने की कोशिश की है। तो ये तो अमेरिका की अपनी पॉलिसी कह लीजिए, पार्ट ऑफ जो कहते हैं ना न्यू एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी जो है। ग्रेट ब्रिटेन तो चला गया, अब उसकी जगह अमेरिका ले लिया है। वो अपनी विस्तारवादी नीति से चाहता है कि दुनिया पे उसका दबदबा रहे, प्रभुत्व बना रहे और कमाई भी करती रहे। इसीलिए आप देखिए, जैसा देवनाथ सर ने भी एग्जाम्पल दिया, कैसे उसने वेनेजुएला को कब्जा करके वहां के तेल के मार्केट पे एक तरह से इनडायरेक्ट उसने कब्जा कर रखा है। ईरान में भी उसकी वही चाल है कि यहाँ के ऑयल मार्केट को हम कब्जा करें और दुनिया में एक तरफ हम ऑयल और एनर्जी जो ऊर्जा का जो जरूरत है उसको कंट्रोल करके दुनिया को कंट्रोल करें और उससे पैसा भी बनाएं और शायद हथियार भी बेचें। अभी भी सर यही नीति चल रही है, अभी भी अमेरिका की यही नीति है। ट्रंप इसी पर काम कर रहे हैं, जिसके चलते कहीं ना कहीं अनस्टेबिलिटी लगातार बनी हुई है। धन्यवाद करना चाहेंगे आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। वक्त चला एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।